रात को गोबर जुनिया के साथ चला तो ऐसा कांप रहा था जैसे उसकी नाक कटी हुई हो। जुनिया को देखते ही सारे गांव में कोहराम मच जाएगा। लोग चारों ओर से कैसी हाय हाय मचाएंगे, धनिया कितनी गालियां देगी, ये सोच सोचकर उसके पांव पीछे रह जाते थे। होरी का तो उसे भय न था, वह केवल एक बार धड़ेंगे फिर शांत हो जाएंगे। डर था धनिया का, जहर खाने लगेगी, घर में आग लगाने लगेगी। नहीं, इस वक्त वह जुनिया के साथ घर नहीं जा सकता। लेकिन कहीं धनिया ने जुनिया को घर में घुसने ही न दिया और झाड़ू लेकर मारने दौड़ी तो वह बेचारी कहाँ जाएगी? अपने घर तो लौट ही नहीं सकती। कहीं कुएं में कूद पड़े या गले में फांसी लगा ले तो क्या हो? उसने लंबी सांस ली, किसकी शरण ले? मगर अम्मा इतनी निर्दयी नहीं है कि मारने दौड़े। क्रोध में 2-4 गालियां देंगी, लेकिन जब जुनिया उसके पांव पड़कर रोने लगेगी तो उन्हें जरूर दया आ जाएगी। तब तक वह खुद कहीं छिपा रहेगा। जब उपद्रव शांत हो जाएगा तब वह एक दिन धीरे से आएगा और अम्मा को मना लेगा। अगर इस बीच उसे कहीं मजूरी मिल जाए और 2-4 रुपए लेकर घर लौटे तो फिर धनिया का मोह बंद हो जाएगा। जुनिया बोली, मेरी छाती धक धक कर रही है। मैं क्या जानती थी तुम मेरे गले ये रोग मर दोगे। न जाने किस बुरी साइट में तुमको देखा। न तुम गाय लेने आते, न ये सब कुछ होता। तुम आगे आगे जाकर जो कुछ कहना सुनना हो कह सुन लेना, मैं पीछे से जाऊंगी। गोबर ने कहा, नहीं नहीं, पहले तुम जाना और कहना, मैं बाजार से सौदा बेचकर घर जा रही थी। रात हो गई है, अब कैसे जाऊं? तब तक मैं आ जाऊंगा। जुनिया ने चिंतित मन से कहा, तुम्हारी अम्मा बड़ी गुस्सैल है। मेरा तो जी कांपता है, कहीं मुझे मारने लगे तो क्या करोगी? गोबर ने धीरज दिलाया, अम्मा की आदत ऐसी नहीं। हम लोगों तक को तो कभी एक तमाचा मारा नहीं, तुम्हें क्या मारेंगी? उनको जो कुछ कहना होगा मुझे कहेंगी, तुमसे तो बोलेगी भी नहीं। गांव समीप आ गया। गोबर ने ठिठक कर कहा, अब तुम जाओ। जुनिया ने अनुरोध किया, तुम भी देर न करना। नहीं नहीं, क्षण भर में आता हूं, तू चल तो। उद्धरण, मेरा जी न जाने कैसा हो रहा है, तुम्हारे ऊपर क्रोध आता है। उद्धरण, तुम इतना डरती क्यों हो? मैं तो आ ही रहा हूं। उद्धरण, इससे तो कहीं अच्छा था कि किसी दूसरी जगह भाग चलते। उद्धरण, जब अपना घर है तो क्यों कहीं भागे? तुम नाहक डर रही हो। उद्धरण, जल्दी से आओगे न? उद्धरण, हाँ हाँ, अभी आता हूं। उद्धरण, मुझसे दगा तो नहीं कर रहे हो? मुझे घर भेजकर आप कहीं चलते बनो। उद्धरण, इतना नीच नहीं हूं जूना, जब तेरी बाह पकड़ी है तो मरते दम तक निभाऊंगा। उद्धरण, जुनिया घर की ओर चली। गोबर एक क्षण दुविधा में पड़ा खड़ा रहा, फिर एकाएक सिर पर मडराने वाली धिक्कार की कल्पना भयंकर रूप धारण करके उसके सामने खड़ी हो गई। कहीं सचमुच अम्मा मारने दौड़े तो क्या हो? उसके पांव जैसे धरती से चिमट गए। उसके और उसके घर के बीच केवल आमों का छोटा सा बाग था। जुनिया की काली परछाई धीरे धीरे जाती हुई दिख रही थी। उसकी ज्ञानेंद्रियां बहुत तेज हो गई थीं। उसके कानों में ऐसी भनक पड़ी जैसे अम्मा जुनिया को गाली दे रही हैं। उसके मन की कुछ ऐसी दशा हो रही थी मानो सिर पर गड़ासे का हाथ पड़ने वाला हो। देह का सारा रक्त जैसे सूख गया हो। एक क्षण के बाद उसने देखा जैसे धनिया घर से निकलकर कहीं जा रही हो। दादा के पास जाती होगी। शायद दादा खा पीकर मटर अगोरने चले गए हैं। वह मटर के खेत की ओर चला। जौ गेहूं के खेतों को रौंदता हुआ वह इस तरह भागा जा रहा था मानो पीछे दौड़ आ रही है। वह है दादा की मडैया। वह रुक गया और दबे पांव जाकर मडैया के पीछे बैठ गया। उसका अनुमान ठीक निकला। वह पहुंचा ही था कि धनिया की बोली सुनाई दी, ओह, गजब हो गया। अम्मा इतनी कठोर है, एक अनाथ लड़की पर इन्हें तनिक भी दया नहीं आती। और जो मैं भी सामने जाकर फटकार दूं कि तुमको जुनिया से बोलने का कोई मजाल नहीं है तो सारी सेखी निकल जाए। अच्छा, दादा भी बिगड़ रहे हैं। केले के लिए आज ठीकरा भी तेज हो गया। मैं जरा अदब करता हूं, उसी का फल है। ये तो दादा भी वहीं जा रहे हैं। अगर जुनिया को इन्होंने मारा पीटा तो मुझसे न सहा जाएगा। भगवान, अब तुम्हारा ही भरोसा है। मैं न जानता था इस विपत में जान फंसेगी। जुनिया मुझे अपने मन में कितना धूर्त, काया और नीच समझ रही होगी, मगर उसे मार कैसे सकते हैं? घर से निकाल भी कैसे सकते हैं? क्या घर में मेरा हिस्सा नहीं है? अगर जुनिया पर किसी ने हाथ उठाया तो आज महाभारत हो जाएगा। माँ बाप जब तक लड़कों की रक्षा करें तब तक माँ बाप है। जब उनमें ममता ही नहीं है तो कैसे माँ बाप? होरी जो ही मडैया से निकला, गोबर भी दबे पांव धीरे धीरे पीछे पीछे चला, लेकिन द्वार पर प्रकाश देखकर उसके पांव बंध गए। उस प्रकाश रेखा के अंदर वह पांव नहीं रख सकता। वह अंधेरे में ही दीवार से चिमटकर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, हाय,
बेचारी जुनिया पर निरपराध ये लोग झल्ला रहे हैं और वह कुछ नहीं कर सकता। उसने खेल खेल में जो एक चिनगारी फेंक दी थी वह सारे खलिहान को भस्म कर देगी, यह उसने न समझा था। और अब उसमें इतना साहस न था कि सामने आकर कहे, हाँ, मैंने चिनगारी फेंकी थी। जिन टिकौनों से उसने अपने मन को संभाला था वे सब इस भूकंप में नीचे आ रहे और वह झोपड़ा नीचे गिर पड़ा। वह पीछे लौटा। अब वह जुनिया को क्या मुंह दिखाए। वह 100 कदम चला, पर इस तरह जैसे कोई सिपाही मैदान से भागे। उसने जुनिया से प्रीति और विवाह की जो बातें की थी वह सब याद आने लगी। वह अभिसार की मीठी स्मृतियां याद आई जब वह अपने उन्मत्त उसासों में, अपनी नशीली चितवनों में मानो अपने प्राण निकालकर उसके चरणों पर रख देता था। जुनिया किसी वियोगी पक्षी की भांति अपने छोटे से घोंसले में एकांत जीवन काट रही थी। वहां नर का मत का आग्रह न था, न वह उद्दीप्त उल्लास, न शावकों की मीठी आवाजें, मगर बहेलिए का जाल और छल भी तो वहां न था। गोबर ने उसके एकांत घोंसले में जाकर उसे कुछ आनंद पहुंचाया या नहीं, कौन जाने, पर उसे विपत्ति में तो डाल ही दिया। वह संभल गया। भागता हुआ सिपाही मानो अपने एक साथी का बढ़ावा सुनकर पीछे लौट पड़ा। उसने द्वार पर आकर देखा तो किवाड़ बंद हो गए थे। किवाड़ों के दराजों से प्रकाश की रेखाएं बाहर निकल रही थी। उसने एक दराज से बाहर झांका। धनिया और जुनिया बैठी हुई थीं। होरी खड़ा था। जुनिया की सिसकियां सुनाई दे रही थीं और धनिया उसे समझा रही थी। बेटी, तू चलकर घर में बैठ। मैं तेरे काका और भाइयों को देख लूंगी। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता नहीं है। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों देख भी न सकेगा। गोबर गदगद हो गया। आज वह किसी लायक होता तो दादा और अम्मा को सोने से मर देता और कहता, अब तुम कुछ परवाह न करो, आराम से बैठे खाओ और जितना दान पुण्य करना चाहो करो। जुनिया के प्रति अब उसे कोई शंका नहीं है। वह उसे जो आश्रय देना चाहता था वह मिल गया। जुनिया उसे दगाबाज समझती है तो समझे। वह तो अब तभी घर आएगा जब वह पैसे के बल से सारे गांव का मोह बंद कर सके और दादा और अम्मा उसे कुल का कलंक न समझकर कुल का तिलक समझें। मन पर जितना ही गहरा आघात होता है उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। इस अपकीर्ति और कलंक ने गोबर के अंतस्तल को मथकर वह रत्न निकाल लिया जो अभी तक छिपा पड़ा था। आज पहली बार उसे अपने दायित्व का ज्ञान हुआ और उसके साथ ही संकल्प भी। अब तक वह कम से कम काम करता और ज्यादा से ज्यादा खाना अपना हक समझता था। उसके मन में कभी यह विचार ही नहीं उठा था कि घरवालों के साथ उसका भी कुछ कर्तव्य है। आज माता पिता की उदात्त क्षमा ने जैसे उसके हृदय में प्रकाश डाल दिया। जब धनिया और जुनिया भीतर चली गईं, तो वह होरी की उसी मड़ैया में जा बैठा और भविष्य के मंसूबे बांधने लगा। शहर के बेलदारों को 5-6 आने रोज मिलते हैं, यह उसने सुन रखा था। अगर उसे 6 आने रोज मिले और वह एक आने में गुजर कर ले तो 5 आने रोज बच जाया। महीने में 10 रुपए होते हैं और साल भर में 125। वह 125 की थैली लेकर घर आए तो किसकी मजाल है जो उसके सामने मुंह खोल सके। यही दातादीन और यही पटेसुरी आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे और जुनिया तो मारे गर्व के फूल जाए। 2-4 साल वह इसी तरह कमाता रहे तो घर का सारा दलिद्र मिट जाए। अभी तो सारे घर की कमाई भी 125 नहीं होती, अब वह अकेला 125 कमाएगा। यही तो लोग कहेंगे कि मजूरी करता है। कहने दो, मजूरी करना कोई पाप तो नहीं है और सदा 6 आने ही थोड़े मिलेंगे। जैसे जैसे वह काम में होशियार होगा मजूरी भी तो बढ़ेगी। तब वह दादा से कहेगा, अब तुम घर बैठकर भगवान का भजन करो। इस खेती में जान खपाने के सिवा और क्या रखा है। सबसे पहले वह एक पछाई गाय लाएगा जो 4-5 सेर दूध देगी और दादा से कहेगा, तुम गौ माता की सेवा करो। इससे तुम्हारा लोक भी बनेगा, परलोक भी। और क्या, एक आने में उसका गुजर आराम से न होगा। घर द्वार लेकर क्या करना है, किसी के ओसार में पड़ा रहेगा। सैकड़ों मंदिर हैं, धर्मशाले हैं, और फिर जिसकी वह मजूरी करेगा क्या वह उसे रहने के लिए जगह न देगा। आटा रुपए का 10 सेर आता है, एक आने में 2.5 पाव हुआ। एक आने का तो वह आटा ही खा जाएगा। लकड़ी, दाल, नमक, साग ये सब कहां से आएगा। 2 जून के लिए सेर भर तो आटा ही चाहिए। ओह, खाने की तो कुछ न पूछो। मुट्ठी भर चने में भी काम चल सकता है, हलवा और पूरी खाकर भी काम चल सकता है। जैसी कमाई हो वह आध सेर आटा खाकर दिन भर मजे से काम कर सकता है। इधर उधर से उपले चुन लिए, लकड़ी का काम चल गया। कभी 1 पैसे की दाल ले ली, कभी आलू भूनकर भुर्ता बना लिया। यहां दिन काटना है कि चैन करना है। पत्तल पर आटा गूंधा, उपलों पर बाटियां सेंकी, आलू भूनकर भुर्ता बनाया और मजे से खाकर सो रहे। घर ही पर कौन 2 जून रोटी मिलती है, 1 जून चबेना ही मिलता है। वहां भी 1 जून चबेने पर काटेंगे। उसे शंका हुई,
अगर कभी मजूरी न मिली तो वह क्या करेगा? मगर मजूरी क्यों न मिलेगी? जब वह जी तोड़कर काम करेगा तो 100 आदमी उसे बुलाएंगे। काम सबको प्यारा होता है, चाम नहीं प्यारा होता। यहाँ भी तो सूखा पड़ता है, पाला गिरता है, ऊख में दीमक लगते हैं, जौ में गेरुई लगती है, सरसों में लाही लग जाती है। उसे रात को कोई काम मिल जाएगा तो उसे भी न छोड़ेगा। दिन भर मजूरी की, रात कहीं चौकीदारी कर लेगा। 2 आने भी रात के काम में मिल जाया तो चांदी है। जब वह लौटेगा तो सबके लिए साड़ियां लाएगा। झुनिया के लिए हाथ का कंगन जरूर बनवाएगा और दादा के लिए एक मोड़ासा लाएगा। इन्हीं मनमोदकों का स्वाद लेता हुआ वह सो गया। लेकिन ठंड में नींद कहाँ। किसी तरह रात काटी और तड़के उठकर लखनऊ की सड़क पकड़ ली। 20 कोस ही तो है, सांझ तक पहुंच जाएगा। गांव का कौन आदमी वहां आता जाता है और वह अपना ठिकाना नहीं लिखेगा। नहीं, दादा दूसरे ही दिन सिर पर सवार हो जाएंगे। उसे कुछ पछतावा था तो यही कि जुनिया से क्यों न साफ साफ कह दिया, अभी तो घर जा, मैं थोड़े दिनों में कुछ कमा धमाकर लौटूंगा। लेकिन तब वह घर जाती ही क्यों? कहती, मैं भी तुम्हारे साथ लौटूंगी। उसे वह कहां कहां बांधे फिरता। दिन चढ़ने लगा। रात को कुछ न खाया था। भूख मालूम होने लगी, पांव लड़खड़ाने लगे। कहीं बैठकर दम लेने की इच्छा होती थी। बिना कुछ पेट में डाले वह अब नहीं चल सकता। लेकिन पास एक पैसा भी नहीं है। सड़क के किनारे झुड़ बेरियों के झाड़ थे। उसने थोड़े से बेर तोड़ लिए और उधर को बहलाता हुआ चला। एक गांव में गुड़ पकने की सुगंध आई। अब मन न माना। कोल्हाड़ में जाकर लोटा डोर मांगा और पानी भरकर चुल्लू से पीने बैठा कि एक किसान ने कहा, अरे भाई, क्या निराला ही पानी पियोगे? थोड़ा सा मीठा खा लो। अब की और चला ले कोल्हू और बना ले खानड़। अगले साल तक मिल तैयार हो जाएगी। सारी ऊख खड़ी बिक जाएगी। गुड़ और खानड़ के भाव चीनी मिलेगी तो हमारा गुड़ कौन लेगा? उसने एक कटोरे में गुड़ की कई पिंडियां लाकर दी। गोबर ने गुड़ खाया, पानी पिया। तमाकू तो पीते होगे। गोबर ने बहाना किया, अभी चिलम नहीं पीता। बुढ़े ने प्रसन्न होकर कहा, बड़ा अच्छा करते हो भैया। बुरा रोग है, एक बेर पकड़ ले तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। इंजन को कोयला पानी भी मिल गया। चाल तेज हुई। जाड़े के दिन न जाने कब दोपहर हो गया। एक जगह देखा, एक युवती एक वृक्ष के नीचे पति से सत्याग्रह किए बैठी थी। पति सामने खड़ा उसे मना रहा था। 2-4 राहगीर तमाशा देखने खड़े हो गए थे। गोबर भी खड़ा हो गया। मानलीला से रोचक और कौन जीवन नाटक होगा। युवती ने पति की ओर घूरकर कहा, मैं न जाऊंगी, न जाऊंगी, न जाऊंगी। पुरुष ने ये जैसे अल्टीमेटम दिया, न जाएगी, न जाऊंगी, उद्धरण, न जाएगी, उद्धरण, न जाऊंगी, उद्धरण। पुरुष ने उसके केश पकड़कर घसीटना शुरू किया। युवती भूमि पर लौट गई। पुरुष ने हारकर कहा, मैं फिर कहता हूं, उठकर चल। स्त्री ने उसी दृढ़ता से कहा, मैं तेरे घर 7 जन्म न जाऊंगी, बोटी बोटी काट डाल। मैं तेरा गला काट लूंगा, उद्धरण। तो फांसी पाओगे, उद्धरण। पुरुष ने उसके केश छोड़ दिए और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। पुरुषत्व अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। उसके आगे अब उसका कोई बस नहीं है। एक क्षण में वह फिर खड़ा हुआ और परास्त होकर बोला, आखिर तो क्या चाहती है? युवती भी उठ बैठी और निश्चल भाव से बोली, मैं यही चाहती हूं, तू मुझे छोड़ दे। कुछ मोह से कहेगी, क्या बात हुई? उद्धरण। मेरे भाई बाप को कोई क्यों गाली दे? उद्धरण। किसने गाली दी? तेरे भाई बाप को। उद्धरण। जाकर अपने घर में पूछ। उद्धरण। चलेगी तभी तो पूछूंगा। उद्धरण। तो क्या पूछेगा? कुछ दम भी है, जाकर अम्मा के आंचल में मोह धाक कर सो। वह तेरी माँ होगी, मेरी कोई नहीं है। तो उसकी गालियां सुन। मैं क्यों सुनूं? एक रोटी खाती हूं तो 4 रोटी का काम करती हूं। क्यों किसी की धौंस सहूं? मैं तेरा एक पीतल का छल्ला भी तो नहीं जानती। उद्धरण। राहगीरों को इस कलह में अभिनय का आनंद आ रहा था, मगर उसके जल्द समाप्त होने की कोई आशा न थी। मंजिल खोटी होती थी। एक एक करके लोग खिसकने लगे। गोबर को पुरुष की निर्दयता बुरी लग रही थी। भीड़ के सामने तो कुछ न कह सकता था। मैदान खाली हुआ तो बोला, भाई मर्द और औरत के बीच में बोलना तो न चाहिए, मगर इतनी बेदर्दी भी अच्छी नहीं होती। पुरुष ने कौड़ी की सी आंखें निकालकर कहा, तुम कौन हो? गोबर ने निःशंक भाव से कहा, मैं कोई हूं, लेकिन अनुचित बात देखकर सभी को बुरा लगता है। पुरुष ने सिर हिलाकर कहा, मालूम होता है, अभी मेहरिया नहीं आई, तभी इतना दर्द है। मेहरिया आएगी तो भी उसके झोंटे पकड़कर न खींचूंगा। उद्धरण। अच्छा तो अपनी राह लो, मेरी औरत है, मैं उसे मारूंगा, काटूंगा। तुम कौन होते हो बोलने वाले? चले जाओ सीधे से,
यहाँ मत खड़े हो। उद्धरण। गोबर का गर्म खून और गर्म हो गया। वह क्यों चला जाए? सड़क सरकार की है, किसी के बाप की नहीं है। वह जब तक चाहे वहां खड़ा रह सकता है, वहां से उसे हटाने का किसी को अधिकार नहीं है। पुरुष ने ओठ चबाकर कहा, तो तुम न जाओगे? आऊं। गोबर ने अंगोछा कमर में बांध लिया और समर के लिए तैयार होकर बोला, तुम आओ या ना आओ, मैं तो तभी जाऊंगा जब मेरी इच्छा होगी। तो मालूम होता है हाथ पैर तुड़वा के जाओगे। उद्धरण। ये कौन जानता है किसके हाथ पांव टूटेंगे। उद्धरण। तो तुम न जाओगे। उद्धरण। ना। उद्धरण। पुरुष मुट्ठी बांधकर गोबर की ओर झपटा। उसी क्षण युवती ने उसकी धोती पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचती हुई गोबर से बोली, तुम क्यों लड़ाई करने पर उतारू हो रहे हो जी? अपनी राह क्यों नहीं जाते? यहां कोई तमाशा है, हमारा आपस का झगड़ा है। कभी वह मुझे मारता है, कभी मैं उसे डांटती हूं। तुमसे मतलब? गोबर यह धिक्कार पाकर चलता बना। दिल में कहा, ये औरत मार खाने ही लायक है। गोबर आगे निकल गया तो युवती ने पति को डांटा, तुम सबसे लड़ने क्यों लगते हो? उसने कौन सी बुरी बात कही थी कि तुम्हें चोट लग गई? बुरा काम करोगे तो दुनिया बुरा कहेगी ही, मगर है किसी भले घर का और अपनी बिरादरी का ही जान पड़ता है। क्यों उसे अपनी बहन के लिए नहीं ठीक कर लेते? पति ने संदेह के स्वर में कहा, क्या अब तक कुंवारा बैठा होगा? तो पूछ ही क्यों न लो। उद्धरण। पुरुष ने 10 कदम दौड़कर गोबर को आवाज दी और हाथ से ठहर जाने का इशारा किया। गोबर ने समझा शायद फिर इसके सिर भूत सवार हुआ, तभी ललकार रहा है। मार खाए बिना न मानेगा। अपने गांव में कुत्ता भी शेर हो जाता है, लेकिन आने दो। लेकिन उसके मुख पर समर की ललकार न थी, मैथिली का निमंत्रण था। उसने गांव और नाम और जात पूछी। गोबर ने ठीक ठीक बता दिया। उस पुरुष का नाम कोदई था। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों में लड़ाई होते होते बची। तुम चले आए तो मैंने सोचा तुमने ठीक ही कहा। मैं नाहक तुमसे तन बैठा। कुछ खेती बाड़ी घर में होती है न? गोबर ने बताया, उसके मौसी 5 बीघे खेत हैं और एक हल्की खेती होती है। मैंने तुम्हें जो भला बुरा कहा है उसकी माफी दे दो भाई। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। औरत गुण सहूर में लक्ष्मी है, मुदा कभी कभी न जाने कौन सा भूत इस पर सवार हो जाता है। अब तुम ही बताओ, माता पर मेरा क्या बस है? जन्म तो उन्हीं ने दिया है, पाला पोसा तो उन्हीं ने है। जब कोई बात होगी तो मैं जो कुछ कहूंगा लुगाई ही से कहूंगा। उस पर अपना बस है। तुम ही सोचो, मैं कुपद तो नहीं कह रहा हूं। हाँ, मुझे उसका बाल पकड़कर घसीटना ना था, लेकिन औरत जात बिना कुछ ताड़ना दिए काबू में भी तो नहीं रहती। चाहती है मां से अलग हो जाऊं। तुम ही सोचो, कैसे अलग हो जाऊं और किससे अलग हो जाऊं? अपनी मां से, जिसने जन्म दिया। यह मुझसे न होगा, औरत रहे या जाए। उद्धरण। गोबर को भी अपनी राय बदलनी पड़ी। बोला, माता का आदर करना तो सबका धर्म ही है भाई। माता से कौन ऋण हो सकता है? कोदई ने उसे अपने घर चलने का न्योता दिया। आज वह किसी तरह लखनऊ नहीं पहुंच सकता। कोस 2 कोस जाते जाते सांझ हो जाएगी। रात को कहीं न कहीं टिकना ही पड़ेगा। गोबर ने विनोद दिया, लुगाई मान गई। न मानेगी तो क्या करेगी? उद्धरण। मुझे तो उसने ऐसी फटकार बताई कि मैं लजा गया। उद्धरण। वह खुद पछता रही है। चलो जरा माता जी को समझा देना। मुझसे तो कुछ कहते नहीं बनता। उन्हें भी सोचना चाहिए कि बहू को बाप भाई की गाली क्यों देती है। हमारी ही बहन है, 4 दिन में उसकी सगाई हो जाएगी। उसकी सास हमें गालियां देगी तो उससे सुना जाएगा। सब दोष लुगाई ही का नहीं है, माता का भी दोष है। जब हर बात में वह अपनी बेटी का पक्ष करेगी तो हमें बुरा लगेगा ही। इसमें इतनी बात अच्छी है कि घर से रूठकर चली जाए, पर गाली का जवाब गाली से नहीं देती। उद्धरण। गोबर को रात के लिए कोई ठिकाना चाहिए था ही। कोदई के साथ हो लिया। दोनों फिर उसी जगह आए जहां युवती बैठी हुई थी। वह अब गृहिणी बन गई थी। जरा सा घूंघट निकाल लिया था और लजाने लगी थी। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, ये तो आते ही न थे, कहते थे ऐसी डांट सुनने के बाद उनके घर कैसे जाया। युवती ने घूंघट की आड़ से गोबर को देखकर कहा, इतनी ही डांट में डर गए। लुगाई आ जाएगी तब कहां भागोगे। गांव समीप ही था। गांव क्या था, पुरवा था। 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरेल के थे, आधे फूस के। कोदई ने अपने घर पहुंचकर खाट निकाली, उस पर एक दरी डाल दी, शरबत बनाने को कह चिलम भर लाया। और एक क्षण में वही युवती लोटे में शरबत लेकर आई और गोबर को पानी का एक छींटा मारकर मानो क्षमा मांग ली। वह अब उसका नंदोई हो रहा था, फिर क्यों न अभी से छेड़छाड़ शुरू कर दे।